तो पिछली क्लास में हम लोगों ने नॉर्मल मैट्रिक्स और उनका डायगोनलाइजेशन पे बात की थी, और अभी हम जैकोबी थ्योरम करेंगे। इसको हम ट्रायंगुलराइजेशन थ्योरम भी कहते हैं। जैकोबी का काम आपको मैथमेटिक्स में कई ब्रांचेज में मिलेगा। कैलकुलस में आप जैकोबियंस आपने नाम सुना ही होगा, डिफरेंशियल कैलकुलस सब पढ़ी होगी। तो जैकोबी का डिफरेंशियल इक्वेशंस में भी आपको काम मिलेगा, अलजेब्रा में भी मिलेगा, और यहाँ भी ये भी अलजेब्रा का ही पार्ट है, लीनियर अलजेब्रा। तो यहाँ भी आप जैकोबी का काम देख ही रहे हैं। और इनके बारे में देखिएगा, क्योंकि बहुत अच्छा काम है इस इंसान का। जितना अच्छा काम है उस हिसाब से हमारे यहाँ के बच्चे कम जानते हैं इनको। इसलिए कह रहा हूँ कि कभी वक्त मिले तो जैकोबी के बारे में कुछ नहीं तो विकिपीडिया ही सही, उतना पढ़िए जरूर। और कभी वक्त मिले तो व्हाट इज मैथमेटिक्स जो है कुरेंट की बुक है, बाद में खरीद लीजिएगा। ये जिंदगी भर काम आएंगे अगर मैथ्स के फील्ड में जाना है तो। क्योंकि अगर कोई ये सवाल पूछ देना व्हाट इज मैथमेटिक्स, तो मेरे ख्याल से हम में से अधिकतर लोग शायद जवाब ढंग से ना दे पाए। ये स्थिति लगती है नहीं आप लोगों को? यस सर। यस सर। हाँ, तो व्हाट इज मैथमेटिक्स कह दिया तो हो गया, हम ध्वस्त वहीं पर। तो व्हाट इज तो तैयार ही नहीं था, बाकी मैथ्स की थ्योरम तैयार थी कुछ, वाली स्थिति है हमारी। तो जैकोबी थ्योरम, और इसी को हम लोग ट्रायंगुलराइजेशन थ्योरम भी कहते हैं। थ्योरम, तो आज हम लोग इसको समझते हैं कि ये क्या है। कोई भी आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो, किसी भी ऑर्डर का जो भी है, तो वो यूनिटरीली सिमिलर होगा एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यूनिटरीली सिमिलर का मतलब यूनिटरी मैट्रिक्स मिलेगा आपको। तो पहले स्टेटमेंट लिख लें और फिर इसको प्रूव करते हैं। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स is unitarily similar to a triangular matrix. तो देखते हैं कि क्या कह रहे हैं और कैसे प्रूव किया जाए। फिर बात यही है, पिछले लेक्चर की तरह जब हमने इस तरह के रिजल्ट की बात की थी तो बच्चों हमने हर ऑर्डर क्लियर किया तो हमने पीएमआई का यूज किया था, क्योंकि ऑर्डर 1 से लेके n तक कुछ भी हो सकता है स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो जो 1 by 1 का मैट्रिक्स होता है, अब आप उसे अपर ट्रायंगुलर माने, लोअर ट्रायंगुलर माने, डायगोनल माने, वो बहुत ज्यादा ट्रिवियल हुआ। तो मतलब वो सभी कैटेगरी में फिट हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? यस सर। तो n=1 के लिए रिजल्ट ऑब्वियस है, क्योंकि 1 by 1 का स्क्वायर मैट्रिक्स है और वो ट्रायंगुलर भी है, माना जा सकता है या नहीं? बाकी लोग सहमत हैं इस पे? यस सर। हाँ, तो ये ट्रिवियल है इसलिए ऑब्वियस है। फिर n-1 तक हम सब खुद ही मान लेंगे कि ऐसा होगा। तो जो असली काम करना है वो n के लिए करना है। तो ये सारी बातचीत हम लोग शुरू करते हैं। तो we shall prove the result by using PMI। हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की मदद से इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, तो
तो ठीक है, इफ n इक्वल टू 1, द रिजल्ट इज ऑब्वियसली ट्रू। तो उसमें कुछ नहीं करना है, स्टेप 1 और स्टेप 2 में तो इस बार मेहनत ही नहीं है, लेकिन ये सारी मेहनत स्टेप 3 में एक साथ हो जानी है तीसरे के लिए। तो बच्चों इसके बाद हम मान लेते हैं, सपोज द रिजल्ट बी ट्रू फॉर ऑल स्क्वायर मैट्रिसेस of order up to n-1। ठीक है, n-1 ऑर्डर के हर मैट्रिक्स के लिए मान लेते हैं कि ये रिजल्ट ठीक है। चलो भाई, ये भी ठीक हो गया। तो अब हम n के लिए करते हैं, तो कैसे चलें देखिएगा इसको। हम आइगन वैल्यूज से शुरू करते हैं। मान लेता हूँ, लेट ए मेरे पास कोई मैट्रिक्स है और ये n/n है, स्क्वायर मैट्रिक्स। एंड एक आइगन वैल्यू लेते हैं, लेट लैम्डा एंड लैम्डा 1 बी वन ऑफ इट्स आइगन वैल्यूज। तो इसकी जो आइगन वैल्यूज है उनमें से एक मान लीजिए लैम्डा 1। ठीक हो गया। तो आइगन वेक्टर मान लीजिए कोई x1, और कोई भी आइगन वेक्टर तो नॉन जीरो वेक्टर होता है बच्चों, और किसी भी वेक्टर को अगर उसके नॉर्म से डिवाइड करते हैं तो वो यूनिट वेक्टर बन जाता है। तो x1 को मैं यूनिट आइगन वेक्टर मान लेता हूँ। मैं ज्यादा तेज तो नहीं बोल रही है, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आपके पास लैम्डा 1 आइगन वैल्यू है तो जाहिर सी बात है कम से कम एक आइगन वेक्टर तो मिलेगा ही मिलेगा x। अगर और वो नॉन जीरो वेक्टर होगा, तो कोई भी अगर आपके पास नॉन जीरो वेक्टर है तो आप उसके नॉर्म से उसको डिवाइड कर सकते हैं, तो वो यूनिट वेक्टर भी हो जाएगा। तो यूनिट आइगन वेक्टर बोल सकते हैं उसे। यस सर। यस सर। यस सर। तो मैं सीधे यूनिट पे ही काम कर दे रहा हूँ ना, सीधे ही लिख दे रहा हूँ, हो गया, इतना तो समझ में आता ही है। लेट x1 बी एनी यूनिट आइगन वेक्टर of a corresponding to lambda। तो लैम्डा 1 के करस्पॉन्डिंग अगर आपने एक यूनिट वेक्टर मान लिया x1, तो फिर ax1 इक्वल टू लैम्डा 1 x1 होगा, ऑब्वियस है, आप इसे ले लेंगे। ठीक है, तो मेरे पास एक वेक्टर स्पेस जो हम जिस पे बात कर रहे हैं, मान लीजिए वो एन डायमेंशनल है। तो एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का ग्राम स्मिथ थ्योरम अगर हम सोचें बच्चों, तो क्या एक ऑर्थोनॉर्मल बेसिस मिल जाएगा? यस सर। बेसिस मिलना मेन है। बेसिस फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस अगर है बच्चों, तो उसका बेसिस गारंटी है कि मिलेगा ही मिलेगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई वेक्टर स्पेस फाइनाइट डायमेंशनल है तो ये गारंटी है कि उसका बेसिस मिलेगा। एग्जिस्टेंस थ्योरम है ये। हम ये मैट्रिक्स वाला पोर्शन पूरा करने के बाद इन थ्योरम्स पे आएंगे कि फाइनाइट डायमेंशन अगर वेक्टर स्पेस है तो गारंटी है, श्योर है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन बेसिस फॉर दैट। अब बेसिस अगर आपके पास है तो नॉन जीरो वेक्टर्स का कलेक्शन होता है, तो हम उनको ग्राम स्मिथ थ्योरम की वजह की मदद से ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स में बदल सकते हैं या नहीं? यस तो सर। हमेशा आपको एक, अगर वीएन अगर आपके पास एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, तो आपको हमेशा उसका एक
ऑर्थोनॉर्मल बेसिस मिल जाता है। ये बात समझ में आती है? यस सर। ये बात अरे भाई समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। तो विद द हेल्प ऑफ, इसलिए कहते हैं बच्चों ये कहाँ यूज हो जाए कोई पता नहीं है। इसका यूज, इस थ्योरम का यूज बहुत जबरदस्त है। आप में से कोई स्टूडेंट एमएससी वाले हैं जिन्होंने इंटीग्रल इक्वेशन पढ़ ली है या पढ़ी थी अभी पीछे? यस सर। तो इंटीग्रल इक्वेशन पढ़ते समय भी बच्चों आप लोगों ने कहीं ड्राम स्मिथ का यूज किया? वहां भी आया होगा। ऑर्थोगोनल वेक्टर वहां भी है? नहीं आया? याद नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। ठीक है, अब जरूरत नहीं हो तो छोड़ ही दो। विद द हेल्प ऑफ ड्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन थ्योरम, ऐसा सेंटेंस सही रहेगा। इट इज पॉसिबल टू चूज an orthonormal basis on the basis of the complex वेक्टर स्पेस। मतलब जो वेक्टर स्पेस है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर कह रहे हैं हम। फील्ड मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का है, कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस। तो आप इसे चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, वी एन सी। और इसी में x1 भी डाल दो, हैविंग x1 एज ए मेंबर। तो x1 अगर आपके पास एक वेक्टर है तो जाहिर सी बात है x1 से शुरू करके बेसिस बनाया जा सकता है। हम ये भी जानते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट जोड़ते जाओ तो फाइनली बेसिस बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि एक पक्का आपको यूनिटरी मैट्रिक्स मिलेगा जिसका पहला कॉलम x1 होगा। ऐसा पढ़ा था 2-3 दिन पहले। यस अगर ये बेसिस का वो एलिमेंट है तो फिर आपको ये यूनिटरी मैट्रिक्स मिलेगा। वो ऑर्थोगोनल भी हुआ ही, मतलब जिसका पहला, ऐसा पढ़ा था पहला, वैसे तो वो कोई भी रखा जा सकता है। ऐसा स्टेटमेंट पढ़ा पीछे कहीं आया था? यस सर। चलो ठीक है फिर। बच्चों अगर आप मेंटेन कर रहे हैं तो आप हाँ या ना जवाब दे देंगे। तो बात मेंटेनेंस की है, बार बार कर रहा हूं। दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट अ यूनिटरी मैट्रिक्स इसको एस नाम देते हैं, एस with x1 as its first column। ये हो गया। तो आपको ऐसा मिलेगा, ठीक हो गया। तो एस आपके पास यूनिटरी मैट्रिक्स है। तो अब आप एक मैट्रिक्स कंसीडर करिए नया, एस इनवर्स ए एस। अब जो आपके पास है हम उसके बारे में बात करते हैं, तो क्या हमें इसी को ट्रायंगुलर भी दिखाना है। नाउ वी कंसीडर इसको एस इनवर्स ए एस मान लेते हैं। ये हमारे पास मैट्रिक्स है और ये जो एस आपने लिया है इसका पहला कॉलम x1 है। हाँ, ध्यान रखना है आपको। इस बात को मैं लिखा भी देता हूं अभी दोबारा। Since x1 is the first column
of S. This implies S inverse AS का फर्स्ट कॉलम क्या होगा? फर्स्ट कॉलम ऑफ S inverse AS is S inverse A X1 कर सकते हैं? याद है ऐसा भी किया था हमने पीछे। S इनवर्स AS है तो A पूरे एस टी जो केवल पहला कॉलम रख दो, ये रख सकते हैं या नहीं? यस सर। ये कितना आएगा बच्चों? S इनवर्स AX1 की जो क्या रख सकते हैं आप? लैम्डा 1 लैम्डा तो ये कितना आ जाएगा? लैम्डा 1 S इनवर्स X1 ऐसा लिख सकते हैं। यस सर। अब बात है कि S इनवर्स X1 है क्या, इसको देखते हैं। S इनवर्स S कितना होगा? अरे भाई S इनवर्स S इनवर्स इंटू S आइडेंटिटी। आइडेंटिटी। यस। सो But S inverse X1 is the first column of S inverse S। आपके पास जो S इनवर्स इंटू S है उसका पहला कॉलम S इनवर्स X1 होगा, क्योंकि पूरा S जो बना है उसका पहला कॉलम है वो। मैं ये बात कन्विंस कर पा रहा हूं आप लोगों को? नहीं, ऐसा हमने पहले भी पढ़ा है, आपको याद आ रहा है या नहीं? मैं ये पढ़ा था सर किया है। ठीक है। तो S इनवर्स X1 जो है वो पहला कॉलम है, किसका है? S इनवर्स S का है। ठीक हो गया। तो S इनवर्स AS का पहला कॉलम क्या होगा? 100। फर्स्ट कॉलम ऑफ S इनवर्स AS, तो बाहर से लैम्डा 1 है बच्चों, ये यहाँ पर देखिएगा जहां पर मैंने टिक का निशान किया है, लैम्डा 1 बाहर से है, बाकी सब 0 0 ही आना है। तो क्या ये लैम्डा 1 तो ठीक है, बाकी सब, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स था, S इनवर्स S तो आइडेंटिटी आ रहा था ना। यस। हाँ तो और लेकिन बाहर से यहाँ लैम्डा 1 भी है, तो आइडेंटिटी का पहला कॉलम और बाहर से लैम्डा 1, तो क्या होगा? पहला कॉलम और लैम्डा 1 से मल्टीप्लाई, सोचिए क्या यही आएगा? यस सर। यस सर। ये तो पहला कॉलम है, बाकी का आता पता नहीं है हमें अभी कि बाकी क्या होंगे। तो बाकी क्या होंगे उसके बारे में लिखते हैं। तो हम ऐसा लिखते हैं, अब देखिएगा। सो S इनवर्स AS जो पूरा होगा, पहला तो लैम्डा 1 हो गया, ठीक। इससे नीचे का सब 0 हो गया, ये भी ठीक हो गया। बाकी पता नहीं है तो उसको A1 B1 नाम दे दूं ऐसे। यस सर। where B1 is 1 into n-1 ऑर्डर होगा, क्योंकि लैम्डा 1 तो एक ही है ना पहला कॉलम, तो बाकी एक कम पड़ गया। तो B1 आपके पास ऐसा होगा, और A1 कैसा होगा? एंड A1 is a square matrix of order n-1। अब आपने इसको इस फॉर्मेट में ले आया। लेकिन आप कह रहे थे कि n-1 ऑर्डर तक के तो सारे एज्यूम्सन सही है आपके। एज्यूम्सन क्या है? पहला स्टेटमेंट पढ़िए,
जो स्टेटमेंट है थ्योरम का, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज यूनिटली सिमिलर टू ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और हमने 1 के लिए कहा ट्रिवियल ये सही है, n-1 तक हमने मान लिया है। यहाँ पर ये वाली लाइन आप समझ रहे होंगे, ये वाली आपने मान लिया है कि यहाँ तक तो सब सही है, n के लिए अब आप प्रूफ कर रहे हैं। ये बात है ना, ये समझ में आया कि ऐसा है। अब आपके जो मैट्रिसेस बचे हैं एक पहले के अलावा, वो बाकी n-1 ऑर्डर के ही हैं। सभी लोगों को समझ में आ रहा है कि ऐसा है? यस सर। तो आप लिख सकते हैं फिर उस आधार पर। उसको क्या कहेंगे भाई, इंडक्शन हाइपोथेसिस थी हमारी। तो जो हमारी इंडक्शन हाइपोथेसिस थी वो n-1 तक सही है, मतलब वो यूनिटरी सिमिलर है, मतलब वहां एक यूनिटरी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है। तो आप कह सकते हैं देयर एग्जिस्ट अ यूनिटरी मैट्रिक्स, आप उसे नाम दे दीजिए Q ऑफ ऑर्डर n-1 such that Q इनवर्स और A1 इंटू Q अगर आप करेंगे तो आपको C मिल जाएगा। तो मतलब C कैसा मैट्रिक्स है यहाँ पर, जैसे D आप डायगोनल के लिए यूज कर रहे थे, C ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा, हम ऐसा लिख देते हैं। Where C is a triangular matrix of order n-1। n-1 तक आप पहले ही मान चुके हैं बच्चों की एज्यूम्पशन सही है, मतलब n-1 ऑर्डर का मैट्रिक्स जो आप अपर ट्रायंगुलर या लोअर जैसा भी हो बना सकते हैं। इतना क्लियर है या नहीं है? यस। तो ठीक है, अगर ऐसा है तो ट्रायंगुलर बनाने के लिए ऐसा करते हैं, एक नया मैट्रिक्स मान लेते हैं। लेट R इक्वल टू, आप 1 ले लीजिए, यहाँ पूरा नल मैट्रिक्स तो बाकी नीचे है 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 मानिए, यहाँ Q ले लेते हैं, मान लेते हैं दिस बी n/n मैट्रिक्स। तो इसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा, नॉन जीरो? अरे भाई इसका डिटर्मिनेंट Q आएगा, Q का, और Q ऊपर आपने लिखा है इक्वेशन 2 से ऊपर कि Q यूनिटरी मैट्रिक्स है। तो क्या यूनिटरी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आता है? सो 1। नो सर, +-1। हाँ, मतलब जो भी आए 0 नहीं आता ना। तो R का भी 0 आएगा क्या डिटर्मिनेंट, सोचिए। नो सर। तो मैं अब सीधे ले रहा हूँ, ऑब्वियसली R इज नॉन सिंगुलर, ऐसा लिख सकता हूँ। और ब्लॉक मैट्रिक्स में एक बड़ा फायदा होता है बच्चों, यहाँ पर इस जो ब्लॉक मैट्रिक्स वाला पोर्शन है ना, इसका एक फायदा ये है कि आप डायरेक्टली इनवर्स लिख सकते हैं हर एक पोर्शन का। सो R इनवर्स आपको जो मिलेगा 1 का तो 0 से 1 ही हुआ, ये नल मैट्रिक्स हुआ, और Q इनवर्स निकाल दीजिए, ऐसा हो जाएगा। ठीक हो गया। अब और भी चीजें आप जो चाहते हैं यूनिटरी से रिलेटेड चीजें आप कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। मैं यहीं पर जगह बचाने के लिए यहीं पर कर देता हूँ ऑल्सो। आर थीटा भी कर सकते हैं आप। अब 1 का तो थीटा से कोई मतलब नहीं हुआ, नल मैट्रिसेज में भी कुछ नहीं करना हुआ, Q थीटा हो जाएगा, आप ऐसा कर सकते हैं Q थीटा। क्या इसे आप ऐसा कर सकते हैं 1 0 0 Q इनवर्स लिख सकते हैं क्या?
Yes, sir. कैसे? Q theta Q equal to क्यू identity. यूनिटरी मैट्रिक्स है बच्चों, तो क्यू थीटा और क्यू आइडेंटिटी बनेगा, तो क्यू थीटा की जगह क्यू इनवर्स रख सकते हैं। अगर ऐसा रख देंगे तो अब आप देखिए, क्या ये आर इनवर्स बन गया? Yes, sir. तो आर थीटा इक्वल टू आर इनवर्स आ रहा है, तो यहां से क्या समझ में आया आपको कि आर जो आपने मैट्रिक्स लिया वो क्या बन गया? So unitary. वेरी गुड, ठीक हो गया। दिस implies आर इज ऑल्सो, आज मैंने गलत टाइम पे क्लास ली थी लगातार, अब अप्लाई करें। पहले आपने 7 बोला था, फिर 6:30 बोला था। ओहो सॉरी यार, ये तो भाई बता तो दिया सरोज कि आपने गलत बोल दिया है। अब कंफ्यूजन हो गया होगा ना सर, आपने फिर 6:30 दोबारा बोल दिया था। तो बता देना चाहिए था ना आपने भी कि सर आपने पहले ऐसा बोला है, ताकि मैं सुधार लेता। अब इन बच्चों से सॉरी भी कह रहा हूं मैं जो अभी जुड़ रहे हैं, तो ये थ्योरम एंडिंग की तरफ है, अगले 5-7 मिनट में थ्योरम एंड हो जाएगी। अब इनको फिर बाद में देखना पड़ेगा, सॉरी है, ओहो मेरी गलती है। प्रियंका और दीप से मैं ही सॉरी कहता हूँ भाई, अब क्या करूँ। लो मेरी ड्रॉर है कोई, अरे हाँ गड़बड़ हो गई कार्तिक। 6:30 बजे भी कहा था मैंने, 7 बजे भी कह दिया, तो मैंने 6:30 ज्वाइन किया, कुछ लोगों ने ज्वाइन कर लिया, नहीं करते तो मैं नहीं पढ़ाता, मैंने 6:30 से शुरू कर दिया। तो सॉरी यार, 2-3 बच्चों को कंफ्यूजन हुआ है, मेरी गलती है उसमें, मैंने नहीं बोलना चाहिए था ऐसे। अब आप लोग बाद में इसको शुरू से देखेंगे तब समझ में शायद आ पाएगा। अरे भाई आवाज तो आ रही है ना तुम लोगों तक जो बाद में आए हैं अभी? दीप पाठक, प्रियंका भट्ट, कार्तिक रतूड़ी। यस सर। तो सॉरी, Yes, मेरी sir. गलती है, मैं सॉरी कहता हूँ। अब सर ये रिकॉर्ड लोग, कीजिए। नहीं वो शायद 6:30-7 मेरे दिमाग से उतर गया, मैंने गलती से बोल दिया ही होगा, मेरी बोला है तो मेरी गलती है। अब वो 6:30 बजे ये लोग जुड़े कई सारे, मैं ऑनलाइन अपना यूट्यूब पे अपलोड कर रहा था लेक्चर, ये लोग जुड़े तो मुझे लगा कि यही टाइम है, मैंने शुरू कर दिया। अब मैं ये भूल गया कि 7 बजे भी हो सकता था, अगर मैं शायद नहीं रहता ऑनलाइन तो मैं नहीं करता। तो अब आप लोगों को ये, क्योंकि ये जैकोबी थ्योरम लास्ट फेज में है बेटा, अब आप लोगों को दिक्कत होगी आपको, अब बाद में आप थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा तब देखिएगा पूरा, जहां है वहीं से शुरू कर लेते हैं, कोई बात नहीं। और एक्सट्रीमली सॉरी इस बात के लिए, कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए था। चलिए, तो भाई आर आपने यूनिटरी मैट्रिक्स हो गया, एस आपने पहले यूनिटरी मैट्रिक्स मान लिया था। क्या दो यूनिटरी मैट्रिसेस का प्रोडक्ट भी यूनिटरी होता होगा? ऐसा कहीं पढ़ा है? अगर कोई दो मैट्रिसेज हैं और वो आर और एस हैं, यहां पर दोनों ही यूनिटरी साबित हो चुके हैं, तो फिर उनका प्रोडक्ट भी यूनिटरी होता है। मैं अब इसको यूज कर रहा हूं इस कंसेप्ट को, आपके लिए ये भी एक इंफॉर्मेशन हो गई छोटी सी। तो सिंस एस एंड आर यूनिटरी मैट्रिसेज of same order n, तो फिर आप यहां से कह सकते हैं दिस इंप्लाइज एस आर इज ऑल्सो यूनिटरी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। बल्कि आप ऐसा करें कि एस आर को एक सिंगल मान लें, ये दो का प्रोडक्ट है, लेट एस आर इक्वल टू पी।
चलिए ठीक है, तो हमें दिखाना है पी इनवर्स ए पी। पी इनवर्स ए पी। पी चीजों पर आपको पता है क्या लिखना है, एस आर इनवर्स ए एस आर। तो बच्चों ये हो जाएगा आर इनवर्स एस इनवर्स, और दूसरा ए हो गया, और तीसरा एस आर हो गया। तो आप इसे लिख सकते हैं आर इनवर्स ब्रैकेट में एसोसिएटिविटी से एस इनवर्स ए एस और आर, ऐसा लिख सकते हैं। यस सर। ठीक, तो आर इनवर्स जस्ट ऊपर लिखा हुआ है, देखिए प्लीज, ये लास्ट में यहां पर आपके पास ये आर इनवर्स है, और आर भी आपके पास है ऊपर लेफ्ट साइड में, इधर देखिएगा ऊपर आपको आर दिख रहेगा। ये आर है, और एस इनवर्स ए एस ऊपर देखिएगा, मैं आपको रिकॉल कराता हूं, ये देखिएगा यहां पर, ये वाला एस इनवर्स ए एस ये है आपके पास। तो तीनों को हम यूज कर रहे हैं अब, एस इनवर्स ए एस को भी, आर को भी, और एस को भी। तो हम क्या लिखें देखिए, तो आपके पास पी इनवर्स ए पी इक्वल टू आया, ये पहला हो गया, आर इनवर्स हमने अभी किया है 1, ये नल मैट्रिक्स, ये नल मैट्रिक्स, और यहाँ Q इनवर्स। एस इनवर्स ए एस जो ऊपर से था बच्चों, लैम्डा 1 नल मैट्रिक्स, B1 A1 ये था, और जो R था हमारे पास 1 नल मैट्रिक्स और Q ये था। तो इसका आउटपुट देखते हैं कि कितना आता है। शुरू के 2 को मल्टीप्लाई करके देखिए पहले, फिर बात तीसरे को बाद में करेंगे। तो क्या आना चाहिए आप ही लोग बताएं तो ज्यादा अच्छा होता। फर्स्ट कॉलम क्या आएगा यहाँ पर, लैम्डा 1, लैम्डा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम B1 B1 वेरी गुड, नीचे null matrix नल मैट्रिक्स, Q inverse A1 ठीक है वेरी गुड, Q इनवर्स A1 इनटू 1 नल मैट्रिक्स और Q। अब बताइए प्लीज, so lambda 1 लैम्डा 1 B1 Q B1 Q वेरी गुड, फिर null matrix नल मैट्रिक्स सर A1 हो जाएगा। Q इनवर्स AQ ना, यस सर। Q इनवर्स AQ को कहीं पर C माना था मैंने, इक्वेशन 2 अगर कहीं लिखी है देखिए तो, ये इक्वेशन 2 बच्चों, Q इनवर्स A1 Q को C माना है, तो डायरेक्ट C लिख दूं। यस सर। तो आप यहाँ पर साइड में लिख दीजिएगा यूजिंग 2। तो अब आप बता दीजिए ये कैसा मैट्रिक्स है, ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है या नहीं है। यस सर। यस सर। तो बच्चों हाँ ये ट्रायंगुलर है, अपर हो गया कोई बात नहीं, वो अपर लोअर तो चलता है। तो ये मैं सीधे ये लिख देता हूँ कि ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। और कौन है ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, पी इनवर्स एपी की वैल्यू आ रही है, और पी क्या आ रहा है, पी देखिए सबसे ऊपर वाली लाइन में, एस आर को पी माना था आपने, एस आर जो था वो भी, एस और आर दोनों यूनिटरी थे, उनका प्रोडक्ट भी यूनिटरी मैट्रिक्स होगा, एस आर मतलब पी, तो पी यूनिटरी मैट्रिक्स है। तो आपको एक ए के लिए हमेशा एक यूनिटरी मैट्रिक्स मिला P, सच दैट P
पी इनवर्स एपी इक्वल टू ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अब मुझे ये बताइए, क्या यही स्टेटमेंट था थ्योरम का? यस सर। ये तो था कि कोई भी आप स्क्वायर मैट्रिक्स उठाइए, आपको हमेशा यूनिटरी मैट्रिक्स मिलेगा। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स को ए नाम दे दूं, तो यूनिटरी को पी नाम दे दो, सच दैट पी इनवर्स एपी इक्वल टू ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो हमने इंडक्शन किया, वन और वो n-1 तो डायरेक्टली ले लिए, लेकिन मैंने कहा था लास्ट वाला पोर्शन आपसे मेहनत करवाएगा। अब पी इनवर्स एपी आ गया। दिस इंप्लाइज, इससे क्या साबित हुआ? A is unitarily similar to a triangular matrix तो पीएमआई की मदद से n-1 तक का था, तो उस आधार पे n को आपने मान लिया। तो जो लोग शुरू से जुड़े हुए हैं उन्हें मुझे लगता है समझ में आया होगा कि कभी भी, ये बड़ा शानदार रिजल्ट है अपने आप में, जैकोबी थ्योरम है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स उठाइए, आप उसको एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसके लिए आपको हमेशा एक पी मिलेगा। ठीक, बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है, क्योंकि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स निकालने में आपको बहुत ज्यादा एलिमेंट निकालने होते हैं, जबकि डायगोनल एलिमेंट निकालने में आपको कम से कम एलिमेंट में काम चल जाता है। तो जाहिर सी बात है, इसकी पॉपुलैरिटी कम है बच्चों, लेकिन हम लोग केवल नेट के लिए नहीं पढ़ना होता है, हम लोग इन जनरल भी पढ़ते हैं। जो पॉपुलर कम है उसे भी पढ़ाते हैं, जो पॉपुलर है उसे भी पढ़ाते हैं। जो पॉपुलर है वो डायगोनलाइजेशन है बेसिकली, बस सब डायगोनलाइजेशन पढ़ लो, हो गया, एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, इतना ही तो पढ़ना है, हम ये सोचते हैं। लेकिन जब सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं तो हम ये भी जानते हैं कि क्या हर स्क्वायर मैट्रिक्स को आप, ध्यान दीजिए, क्या हर स्क्वायर मैट्रिक्स को आप डायगोनलाइज कर सकते हैं? क्या डायगोनलाइजेबल हर स्क्वायर मैट्रिक्स होता है भाई? अरे हाँ ना में तो जवाब दे दो। नो सर। देखो, लेकिन इस थ्योरम में क्या खास बात है, हर स्क्वायर एवरी मैट्रिक्स को ट्रायंगुलर फॉर्म में लाया जा सकता है, और जबकि जो आप जानते हैं डायगोनलाइजेशन, वहां हर एक का डायगोनलाइजेशन पॉसिबल नहीं भी हो सकता कई बार। तो ये ज्यादा जनरल स्ट्रॉन्ग रिजल्ट है या नहीं, सोचिए। यस सर। अगर मैं दो स्टेटमेंट दे दूं ना कहीं पर किसी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव, कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, एक तो यही जो लिखा हुआ है, यूनिटरीली सिमिलर टू अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और कहीं पर लिख दूं एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिड्यूस्ड टू अ डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल ठीक है, लेकिन उसे हमेशा लाना बड़ा मुश्किल है, और ये हमेशा आता है बच्चों। यही इसकी सबसे शानदार बात है कि ये हमेशा होगा। तो भले ही ये पॉपुलर कम हो, लेकिन ये भरोसेमंद है। सभी लोग समझ पाए मैं क्या कहना चाह रहा हूं? Yes, sir. सर ठीक है। अच्छा, ट्रायंगुलर मैट्रिसेस के आइगन वैल्यूज के बारे में क्या ख्याल है? डायगोनल एलिमेंट्स। हम्म, सभी लोग समझ पा रहे हैं ऐसा क्यों होगा? आप कोई मैट्रिक्स ले लीजिए, ए ले लेते हैं, A11, A12, A13, 0, A22, A23, 00, A33। बच्चों, डिटर्मिनेंट ए निकालिएगा, और मैं दूसरा मैट्रिक्स बी ले लेता हूं। A11, 00,
08220 00A33 दोनों के डायगोनल सेम है, बाकी का आता पता नहीं। पहला वाला अपर ट्रायंगुलर है, दूसरा वाला डायगोनल है। हाँ, डायगोनल एलिमेंट दोनों के सेम है, क्या डिटर्मिनेंट सेम आएगा? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. दोनों का डिटर्मिनेंट की वैल्यू देखिएगा सेम आ रही है, तो यार अपर ट्रायंगुलर या लोअर में क्यों इतनी मेहनत करें, इतने सारे डायगोनल है तो वही रहेगा। तो आप चाहें तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में भी जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वही आइगन वैल्यूज हैं। मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लिखना चाहे मैं बोल सकता हूं बस कि इन अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट्स आर क्या, इन अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट्स आर क्या? भाई आप ही बताओ। Eigenvalues. वेरी गुड, Eigenvalues. तो आइगन वैल्यूज होंगी, बस इतना ही तो लिखना है। तो तो इस थ्योरम की खास बात जो हमने अभी सीखी वो बच्चों यही है कि ये हमेशा सही है, डायगोनलाइजेशन हमेशा नहीं है। मुझे उस पर थोड़ा और चीजें भी करानी है, लेकिन अब कल से मैं हूं नहीं, और संडे को, नेक्स्ट संडे मैं आपको लास्ट में इस पे थोड़ा बातचीत करूंगा, रिकॉर्डिंग ऑफ करने के बाद फिर बात करेंगे इस पे थोड़ा, तब तक काम कर लेते हैं कुछ और। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन है, और कई जो पूछा जाता है जी, इसको प्रूफ कर सकते हो, और ये मेरे ख्याल से आप में से अधिकतर लोग जानते होंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव वे में तैयारी जो आप कर ही रहे हैं तो जानते सब होंगे। प्रूव दैट द ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रेस सभी लोग समझते होंगे, प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं उनका सम, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू, आगे बता ही दो फिर यार। सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। इक्वल टू सम ऑफ आइगन, हाँ नहीं डायगोनल, आइगन वैल्यूज कर दूं क्या? यस सर। ऐसा होता है बच्चों? Yes, sir. इसको प्रूफ कैसे करेंगे? कभी अगर किसी ने कह दिया कि हाँ इसको प्रूफ कर दो एग्जाम में या इंटरव्यू में, लाइक बढ़िया सवाल है, चलो भाई इसे प्रूफ कर दो, तो हम क्या करेंगे? रिटर्न तो हो गया, फिर तो हम इसे प्रूफ कर लेते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं, कोई आसान है, देखिए अब जो थ्योरी हमने डेवलप कर ली उसी से होना है यार। लेट मान लो स्क्वायर मैट्रिक्स है n बाई n का, ये आपके पास है, तो जैकोबी थ्योरम लगा देते हैं, तो आपको एक यूनिटरी मैट्रिक्स ऐसा मिलेगा जो इसको अपर ट्रायंगुलर, जो ट्रायंगुलर में बदल सके ना भाई, जो आस्टी थ्योरम है, जैकोबी थ्योरम, देयर एग्जिस्ट क्या, और यूनिटरी मैट्रिक्स P such that P इनवर्स AP करेंगे तो ये ट्रायंगुलर में बदल जाएगा, where T is triangular matrix। ठीक है, अच्छा ये बताइए, A और T सिमिलर हुए ना इस समय, तो यस सर। आइगन वैल्यू सेम होंगी, यस सर। क्योंकि सिमिलर मैट्रिसेस में आइगन वैल्यू सेम होती है हमने कहा है, तो हम इस बात को लिख सकते हैं यहाँ पर, सिंस A and T are
Similar matrices. This implies both have same eigenvalues. टी के जो आइगन वैल्यूज हैं वो तो डायगोनल एलिमेंट होंगे। अभी हमने बात की थी सिंस आइगन वैल्यूज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ टी आर इट्स डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल जब भी हम बोलते हैं ध्यान रखिएगा प्रिंसिपल डायगोनल से मतलब होता है, नहीं तो पूरा कुछ और बोला जाएगा, वो नहीं है। तो ठीक हो गया, ये तो हो गया। तो अब ये बताइए बच्चों, नाउ कहाँ पहुंच रहे हैं, हमें ट्रेस निकालना है। ऐसा करते हैं पी इनवर्स एपी का ट्रेस जो होगा, क्या उसको ऐसे ले सकते हैं, ट्रेस ऑफ पी इनवर्स ए इंटू पी, दो रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। पी इनवर्स ए को एक ही मान लिया, ऐसा लिख सकता हूं। यस सर। तो बच्चों मैंने एक रिजल्ट आपको कराया था, अगर आपको याद हो तो, ट्रेस ऑफ ए बी और ट्रेस और बी ए बराबर होता है। ए और बी कम्यूट नहीं कर रहे हैं इन जनरल, लेकिन ट्रेस बराबर होता है। अगर आपको याद हो मैंने ये कराया था। सर तो Yes, फिर मैं sir. हाँ, तो मैं क्या लिखूं इसको उस हिसाब से, ट्रेस ऑफ पी पी टाइम्स पी इनवर्स ए लिख दूं। यस सर। अब आप खुद ही समझिए होंगे कि एसोसिएटिविटी से पी पी इनवर्स एक साथ और एट चले रहा, तो क्या बचा केवल, कॉफी और जितना ट्रेस ऑफ पी इनवर्स ए पी, लेकिन पी इनवर्स ए पी क्या हुआ, टी तो ट्रेस ऑफ टी इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए। ठीक है ना। अरे भाई इतना तो आ गया होगा सभी लोगों को समझ में। केवल एक मेन काम जो था वो ए बी और बी ए का ट्रेस हमेशा बराबर होता है बच्चों, और लेकिन ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। हाँ, इन जनरल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता, लेकिन ट्रेस बराबर हो जाता है दोनों केस में। ये उस दिन भी मैंने कहा था आप लोगों से कि इसको ध्यान से रखना, ये कई बार हमें हेल्प करेगा। सो आप कह रहे हैं ट्रेस ए इक्वल टू ट्रेस ऑफ टी। ट्रेस ऑफ टी का मतलब क्या हुआ, टी में जो एलिमेंट्स हैं, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, मतलब सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टी ऑन, मतलब वैसे लिखना चाहिए था, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ टी ना। तो क्या ये यही तो आइगन वैल्यूज है ना टी की। यस सर। अरे Yes, भाई sir. डायगोनल एलिमेंट जो है, अभी हम मैंने एक क्वेश्चन जैसा भी दिया था, तो ये टी की आइगन वैल्यूज होंगी या नहीं। यस सर होंगी। तो फिर यही तो फिर आइगन वैल्यूज तो ए और टी की सेम ही है। आपके सबसे ऊपर वाली लाइन देखिए, यस सर। दिस इंप्लाइज सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ ए। तो किसी मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज। हाँ मतलब वो भी ठीक था, आपने जैसे शुरू में कहा था कि मतलब प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स का सम होता है, वो भी ठीक है, उतना तो सभी जानते हैं। लेकिन अब हमारे पास एक नया तरीका भी हो गया कि भाई किसी भी मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स कितने उठपटांग, अगर आपको आइगन वैल्यू पता है
तो ट्रेस डायरेक्ट बोला जा सकता है। दूसरा भी पता होगा वैसे, डिटर्मिनेंट वाला। आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट क्या बताता है? So determinant. Determinant. डिटर्मिनेंट कैसे? फिर वही सोचो, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप ट्राइंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं ना हमेशा। Yes, sir. और ट्राइंगुलर का डिटर्मिनेंट क्या होता है? डायगोनल एलिमेंट्स। प्रोडक्ट Eigenvalues. वही तो ट्राइंगुलर के आइगन वैल्यूज भी हैं। Yes, sir. जो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होता है उसके आइगन वैल्यूज भी तो वही है, डायगोनल एलिमेंट। तो उनका प्रोडक्ट, तो आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट कैसे आता है, जैकोबी ने बहुत आसानी से समझा दिया है। तो आप जब तक ये नहीं बोलेंगे इंटरव्यू में कि सर इस वजह से हम ऐसा कह रहे हैं, क्या ये लिखाना है या आप लोग समझिए। दूसरा जो मैंने अभी बताया, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट की वैल्यू बराबर प्रोडक्ट ऑफ आइगन आइगन वैल्यूज। वैल्यूज। ट्रेस था सम ऑफ आइगन वैल्यूज, डिटर्मिनेंट है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। क्यों है? क्योंकि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो किसी भी ऑर्डर का, जैकोबी थ्योरम के अनुसार आप उसे ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ट्रायंगुलर आ गया, अब डिटर्मिनेंट क्या निकालें? डायगोनल का प्रोडक्ट। लेकिन डायगोनल एलिमेंट ही तो आइगन वैल्यूज हैं, तो मतलब आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट। सभी लोग कन्विंस हो पाए? Yes, sir. यस सर। ये लिखाना है या हो गया, मैं ये पूछ रहा हूँ। हो गया सर। समझ आ गया सर। ठीक। हो गया। नहीं, ये दो चीजें ऐसी हैं जो मैंने देखा है जैम या नेट की तैयारी करते समय हर बच्चे को याद होती है, लेकिन जब कहीं किसी ने कह दिया कि अच्छा ये आपने याद तो कर ही रखा, प्रूफ ही कर दो फिर, तो बच्चों याद जब हम करते हैं तो बोझ बहुत होता है, और जब प्रूफ करते हैं तो चीजें बहुत रिलेट्स हो जाती हैं। तो प्रूफ करना होम्योपैथी दवा की तरह है, साइड इफेक्ट नहीं है। चलिए, तो मेरी ओर से बच्चों ये सिमिलरिटी, ऑर्थोगोनलिटी और ये सारी चीजें अभी हो चुकी हैं। कुछ कंसेप्ट रह गए हैं, इसके बाद हम एक हफ्ते के बाद करेंगे। अभी किसी को कुछ कहना है इस लेक्चर से रिलेटेड?